गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम डॉक्टर तरुण स्वर्णकार, मेंबर ऑफ कोर टीम इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं आपको रसशास्त्र और भेषज कल्पना पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ? क्या मैं ऑडिबल हूँ? मैसेज करिए प्लीज़। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको रसशास्त्र और भेषज कल्पना पढ़ाऊँगा। ठीक है, अपने क्लास लेने का तरीका और सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, आज अपना पहली डेमो क्लास है, तो पहली डेमो क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। हम्म तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, है ना। और फिर नेक्स्ट मैं आपको स्केड्यूल बता देता हूँ। आज के दिन अपन इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी डेमो की, वो उसमें अपन करेंगे रसशास्त्र का एक टॉपिक कर लेंगे, चाहे परिभाषा प्रकरण ले लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद अगली जो लास्ट डेमो क्लास होगी, उसमें भेषज का पंचविध कषाय कल्पना ले लेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से आप फिर डिसाइड कर सकते हो आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। और 18 तारीख से अपनी पेड क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। क्लासेस का ये रहेगा कि मंडे टू सैटरडे अपन पढ़ेंगे। संडे को, 2 संडे में एक संडे अपन एक तरह से इंटरेक्शन क्लास लेंगे, जिसमें अपन है ना जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और मैं आपसे जो जो क्वेश्चन यूजी में पूछे जाते हैं जनरली, वो सारे आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के दिन अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उस सब्जेक्ट का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या सब्जेक्ट, इसमें पूछते क्या हैं। ठीक है, इसमें आती क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि अपने है अभी सब्जेक्ट रस शास्त्र और भेषज कल्पना। तो रस शास्त्र है क्या, रस क्या है, शास्त्र क्या है, वो सब आप शास्त्र का तो पता ही होगा, फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हैं। तो रस शास्त्र की परिभाषा क्या है, भेषज कल्पना की परिभाषा क्या है, इस सब्जेक्ट की आपके इम्पोर्टेंस क्या है। एक इम्पोर्टेंस तो सबको पता है कि इसमें आपको पास होगे तभी आगे की क्लास में जाओगे। ठीक है, बाकी आयुर्वेद में प्रैक्टिकल फील्ड में इस सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको जानना है। फिर रसौषधि आपने बहुत सुनी होगी कि इसमें पारे की जो बनी हुई औषधियाँ होती है, तो उनके बारे में उनका क्या इम्पोर्टेंस है उसको अपन देखेंगे। और थोड़ी सिलेबस पे अपन चर्चा करेंगे। अब पेड क्लास के अकॉर्डिंग जो रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, तो डिसिप्लिन रहना है। ठीक है, तो और जो भी मैं पढ़ाऊँ रेगुलर अगर आप पढ़ोगे साथ के साथ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। कारण ये है कि ये जो सब्जेक्ट है रसशास्त्र और भेषज कल्पना, है तो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लेकिन अपन को पता है कि कितना प्रैक्टिकल होता है कॉलेजेस में। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हुए भी पूरी तरह थियोरेटिकल हो जाती है, रटने की सब्जेक्ट हो जाती है। तो इसलिए अगर आप रेगुलर पढ़ते रहोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जहाँ पे आप मिस करोगे वहाँ आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसलिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन ऑफ प्रीवियस क्लासेस इज़ मस्ट, यानी अगर आप रिवीजन करते रहेंगे पुरानी क्लासेस का, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नहीं तो क्लास लेते रहो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन इज़ इम्पोर्टेंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अब शुरू करते हैं आज की क्लास, रसशास्त्र और भेषज कल्पना की परिभाषा। ठीक है, तो रसशास्त्र की परिभाषा से पहले रस और शास्त्र इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। तो रस की निरुक्ति, रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्यभि दीयते, कि पारद द्वारा स्वर्ण रजत आदि सभी धातुओं को खा जाने से इसे रस कहते हैं। अब खा जाने से इसका मतलब क्या है, ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब पारद के गुण वगैरह पढ़ेंगे, पारद के कर्म पढ़ेंगे, तब अपन को पता लगेगा कि ये पारद धातुओं को कैसे कहा जाता है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो पारद होता है ना, उसमें अपन जो भी धातु डाल देते हैं वो सब उसके अंदर गायब हो जाती है। गायब ऐसे हो जाती है कि वो धातु डालने से पहले जो पारद का वेट होता है और वो धातु डालने के बाद जो पारद का वेट होता है, वो दोनों सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि पारद जो है स्वर्ण रजत आदि धातुओं को खा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी परिभाषा यहाँ पे हमको निरुक्ति मिलती है, रस उपरस राजत्वाद रस इत्यभि धीयते, कि जो महारस उपरस साधारण रस ये सब है, उनमें जो श्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, उसलिए जो पारद होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रस कहते हैं। यानी
पारद महारस उपरस साधारण रस, सभी से श्रेष्ठ या सभी का राजा होने से इसे रस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रस शास्त्र की परिभाषा की। श्लोक लिख तो रखा है पर याद करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, इसकी हिंदी आपको याद होनी चाहिए। 2 नंबर में परिभाषा पूछ लेते हैं कई बार। तो रस उपरस लोहानी यंत्राधिकरणानि च शुद्धि अर्थम अपि लोहानाम तंत्राधिकरणानि च शुद्धि ही सत्वम द्रुतिर्भस्मकरणम च प्रवक्ष्यते। यानी पारद एवं पारद से संबंधित प्रयोगों, मतलब अपन यहाँ पे मरकरी का मेनली यूज़ होता है रस शास्त्र में। तो पारद और उससे रिलेटेड जो भी अपन प्रयोग कर रहे हैं, जो भी अपन योग बना रहे हैं, उनका पारद के संस्कार, धातुओं की शुद्धि करने हेतु भिन्न भिन्न क्रियाएं। ठीक है, इसके अलावा उनका सत्व निर्माण, द्रुतीकरण, भस्म निर्माण, पिष्टि आदि, इन सभी विषयों का जहाँ वर्णन होता है उसे रस शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यंत्र, पुट आदि उपकरणों की संरचना, उनके कर्म का अध्ययन जहाँ करते हैं अपन, वो भी रस शास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा क्या क्या आता है? रस, महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, उपधातु, रत्न, उपरत्न, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग, विश्व वर्ग, क्षार वर्ग, इन सब का विस्तार पूर्वक यानी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जहाँ पर होता है, जिस शास्त्र में होता है, उसको रस शास्त्र कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है ये चीज़। अपन बाकी धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि रस क्या है, महारस क्या है, उपरस क्या है, साधारण रस क्या है, इनको कैटेगराइज कैसे किया है कि ये महारस है, ये उपरस है, ये साधारण रस है, इनके कैटेगराइजेशन का कारण क्या है, वो सब अपन पढ़ेंगे। धातुएं मतलब मेटल्स, उपधातुएं। ठीक है, रत्न, उपरत्न जो अपन पहनते हैं, हीरा, माणिक आदि, वो सब रत्न उपरत्न में आते हैं। फिर सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग, विष। ठीक है, इसके अलावा क्षार वर्ग, क्षारद्वय, क्षारत्रय, क्षाराष्टक, ये सब आप थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में पढ़ के हैं, बाकी डिटेल में अपन इस साल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रस शब्द की निरुक्ति। अब यहाँ पे रस शब्द की निरुक्ति में सबसे पहले आयुर्वेद से इतर रस की व्युत्पत्ति निरुक्ति, मतलब इतर मतलब आयुर्वेद से अलग हटके, कि अलग अलग शास्त्रों में या अलग अलग जगह पर रस का क्या मतलब माना है। अब जो दार्शनिक या दर्शन शास्त्री होते हैं वो रस को ब्रह्म मानते हैं, ब्रह्मा मानते हैं कि ब्रह्मा ही रस है। ठीक है, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स क्या मानता है? रसति अहर अहर गच्छति त्यतो रस है, यानी जो ऊपर से नीचे की ओर गमन करता है, गति करता है, वह रस होता है। यानी फिजिक्स क्या मानती है? जो लिक्विड है वो रस है। ठीक है, फिर हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आप जिसको हिंदी में थोड़ा इंटरेस्ट रहा है, जो हिंदी मीडियम से रहा है, ठीक है, या फिर जिसको मतलब है ना नोवेल वगैरह सब पढ़ने का शौक है, तो उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इसमें। 9 रस होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस आदि। तो हिंदी साहित्य के अनुसार ये जो 9 रस हैं उनको रस बोला गया है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। आयुर्वेदानुसार रस शब्द की निरुक्ति। ठीक है, आयुर्वेद में जो रस बता रखे हैं वो कौन से हैं? तो डीजी के अनुसार, द्रव्य गुण आपके सेकेंड ईयर में ही सब्जेक्ट है, तो उसमें षड्रस का वर्णन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट लिख रखा है। एम से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये षड्रस आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो वो द्रव्य गुण के अनुसार षड्रस हो गए। शरीर क्रिया यानी फिजियोलॉजी के अनुसार रस धातु, 7 धातुएं होती है। ठीक है, श्लोक आपको याद ही होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा? रसाद रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदस ततो अस्थिच, अस्तनो मज्जा ततः शुक्रम, शुक्राद गर्भ प्रसादज। यानी यहाँ पे सबसे पहली धातु क्या बताइए? रस धातु। तो शरीर क्रिया फिजियोलॉजी क्या मानती है? रस को धातु मानती है। रस शास्त्र के अनुसार पारद या मरकरी। ठीक है, और इसके अलावा फिजियोलॉजी में एक चीज़ और पढ़ी है आपने कि आहार का जाठराग्नि से जब पाचन होता है तो जो श्रेष्ठ भाग बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अन्न रस या आहार रस कहते हैं। तो ये सब रस की निरुक्तियाँ हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बात बोलते हैं रस के लिए, कि रस ये है, रस वो है, वो मैंने आपको एक जगह समराइज़ करके बता दिया। ठीक है, रस शास्त्र की तो अपन को बेसिक पता लग गया, रस शास्त्र किसे कहते हैं, रस का मतलब क्या है, शास्त्र क्या है जिसमें अपन इनका डिटेल स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की। ठीक है, ग्रंथ हो गया जो, तो वो अपन ने बात कर ली। अब करते हैं बात अपन भैषज्य कल्पना की। तो भैषज्य कल्पना की परिभाषा क्या है? ऐसा शास्त्र जिसमें वानस्पतिक द्रव्यों का परिचय यानी आइडेंटिफिकेशन, संग्रहण यानी कलेक्शन, भंडारण यानी स्टोरेज, निर्माण विधि फॉर्मूला मेथड, फॉर्मेशन मेथड, कि आप जैसे कोई भी योग तैयार कर रहे हो आयुर्वेद का, तो उसके फॉर्मेशन का आपका मेथड क्या है? आपने कोई चूर्ण बनाया तो चूर्ण कैसे बनाया, या आपने कोई आशा वरिष्ठ बनाया वो कैसे बनाया, उन सब की विधि। ठीक है, उनकी पैकेजिंग क्या है? कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप है ना कुछ स्पेसिफिक पात्रों में ही पैक करते हो,
उनको आप है ना दूसरे किसी पात्र में पैक नहीं कर सकते, उसमें जैसे किसी और पात्र में डालने पर वो विष के समान हो जाते हैं। तो इसलिए उनकी पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उत्पादन तिथि MFD, जो पैकिंग डेट है, ठीक है। इसके अलावा डेट ऑफ एक्सपायरी, इन सब विषयों का अध्ययन जहाँ किया जाता है, जिस शास्त्र में किया जाता है, उसे वैषज्य कल्पना कहते हैं। अब वैषज्य कल्पना को अगर अपन तोड़ के देखें इन वर्ड्स को, तो यहाँ पे वैषज और कल्पना, ठीक है। तो वैषज किसे कहते हैं? वैषम रोग भयम जयति इति वैषजम, जो जिसके द्वारा रोग के भय को जीता जाता है उसे वैषज कहते हैं, ठीक है। जो हमें रोगों से मुक्त करती है उसे वैषज कहते हैं। और कल्पना, कल्पनम उपयोगार्थम प्रकल्पनम संस्करणम इति कल्पना, कल्पना एक प्रकार का संस्कार है, ठीक है। कल्पना को अपन युक्ति भी कहते हैं। युक्ति मतलब जो अपन है ना, जो भी आइडियाज़ अपन लगाते हैं रोगी को देखकर, रोगी की कंडीशन देखकर, रोग की कंडीशन देखकर, जो अपन सोचते हैं कि हाँ इसको ये चीज़ अपन दे सकते हैं, ये चीज़ नहीं दे सकते, अपन को ये चीज़ मिक्स करके इसको देनी चाहिए, इससे इसको फ़ायदा होगा, वो युक्ति हो गई, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अनेक प्रकार के कल्प बोलते हैं फॉर्मुलेशंस को, तो कल्प बनाए जाते हैं उसे कल्पना कहते हैं। या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, औषध द्रव्य में विभिन्न प्रकार के संस्कार करके उपयोगी रूप में परिवर्तित कर विभिन्न प्रकार के कल्प बनाना कल्पना कहलाता है, ठीक है। तो वैषज्य कल्पना और रसशास्त्र की परिभाषा आपको याद हो गई। हाँ, एक चीज़ और, अभी तो डेमो क्लास है इसलिए आपको अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल क्लास में आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स वगैरह जो भी आपको आ रहा हो, ठीक है। मैं भी क्या है, बीच बीच में पढ़ाता बीच में 2 मिनट रुक जाऊंगा और आपसे जो पढ़ाया है वो पूछूंगा। अपन जब भी क्लास लेंगे तो क्लास स्टार्ट करते वक्त पुराना यानी पिछले दिन का पहले मैं पूछूंगा, फिर अपन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जो पढ़ा उसको एक बार वापस पूछूंगा, ताकि आपको एक तो मुझे भी पता लगेगा कौन कौन किस किस का माइंड प्रेजेंट है पढ़ने में, कौन कौन पढ़ना चाह रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जितना आप रिवाइज़ करोगे उतनी ही ये सब्जेक्ट याद होगी, नहीं तो आपको बहुत भूलने को होगा, ठीक है। जब सिलेबस बताऊंगा तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ने का तरीका भी आज ही बता दूंगा मैं आपको कि कैसे पढ़ना है। आगे अपन चलते हैं। रसशास्त्र और वैषज्य कल्पना का महत्व। पहला महत्व तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब्जेक्ट 400 नंबर का है। 100 नंबर का रसशास्त्र का थ्योरी का पेपर, 100 नंबर का वैषज्य का और 200 नंबर का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस, आपको पास होने के लिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 400 नंबर है। सेकेंड ईयर की मैं सबको बोलता हूँ, मेरे यहाँ पे जूनियर्स भी रहे हैं, उनको भी मैंने बोला है, उन्होंने सुनी भी है, ठीक है। ऐसे ही आपको भी बोल रहा हूँ मैं, आप भी मेरे जूनियर्स ही हो। तो सेकेंड ईयर मोस्ट स्कोरिंग ईयर होती है, इसमें आप आराम से 70+ ला सकता है। कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी 70 आराम से बना सकता है, बस आपको तरीका आना चाहिए कि आंसर कैसे लिखना है, पढ़ाई कैसे करनी है। किताब में तो बहुत कुछ लिख रखा है, सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता, आपको तरीके देखने पड़ेंगे कि आपको इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो सकती हैं। तो उस हिसाब से आपको जो है याद करनी है चीज़ें। तो सेकेंड ईयर बहुत स्कोरिंग है, जिसमें ये रसशास्त्र वैषज्य भी एक सब्जेक्ट ऐसा है इसमें आपको बेसिक अगर अच्छे से आता है, फॉर्मुलेशन कैसे बनानी है, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से आती है, तो यू विल बी ग्रेट, ठीक है। तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। सेकेंड ईयर ऐसा ही है, तो उसका आप बिल्कुल भी लोड मत लेना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी भी चीज़ है, बहुत अच्छी भी चीज़ है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है ये। तो महत्व की बात करें तो पहला महत्व मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम वाइज। फिर अपन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसके हिसाब से देखें तो रसशास्त्र, वैषज्य कल्पना और द्रव्य गुण आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी के विषय माने जाते हैं। यानी जैसे मॉडर्न में फार्मेकोलॉजी चलती है जिसमें अपन ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के फॉर्मुलेशंस की बात करते हैं, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। तो वैसे ही ये जो दो सब्जेक्ट है, रसशास्त्र, वैषज्य कल्पना और DG द्रव्य गुण, द्रव्य गुण भी फार्मेकोलॉजी का ही एक पार्ट है, और अपने रसशास्त्र, वैषज्य कल्पना फॉर्मुलेशंस का है, जिसमें अपन कॉम्बिनेशंस बनाते हैं अलग अलग ड्रग्स के, ठीक है। इसके अलावा आयुर्वेद के विभिन्न औषध द्रव्यों व योगों की विभिन्न कल्पनाओं का वर्णन रसशास्त्र एवं वैषज्य कल्पना में मिलता है। रसशास्त्र विषय में पारद व लोहादी धातुओं का प्रयोग शरीर पर करने हेतु योग्य बनाया जाता है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब यह है कि अपन डायरेक्टली इन हैवी मेटल्स को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मॉडर्न ये मानता है कि पारा जो है वो पॉइजनस होता है, ये आप सब जानते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो थर्मोमीटर है पारे वाला, उसको थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए, पारद उसका निकलना नहीं चाहिए, अगर निकल गया तो वो उसको तुरंत हटाना चाहिए, किसी की भी जान ले सकता है। इसके अलावा पारद को बहुत गहरे जब कभी डिस्ट्रॉय करना हो तो या तो बहुत गहरे गड्ढे में डालना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप सुन भी चुके होंगे,
जहाँ तक 11-12 तक भी आ जाती है कई बार इनके बारे में बातें, तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो उनको अपने शरीर के योग्य बनाना होता है, तभी तो बहुत सारी प्रक्रियाएं परिभाषा प्रकरण में अपन बात करेंगे, आवापन, निर्वापन, ढालन, गालन, ठीक है। इसके अलावा भावना देते हैं, वो सब चीज़ें अपन परिभाषा प्रकरण में पढ़ेंगे। तो जो भी हैवी मेटल्स हैं उनको शरीर में यूज करने लायक बनाया जाता है रस शास्त्र में के थ्रू, ठीक है। तो वो यहाँ पे एक महत्व है। वैषज्य कल्पना में काष्ठ औषधियों का शरीर पर किस प्रकार से प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। अब आता है रस चिकित्सक का प्रभाव। रस चिकित्सक कौन होता है? जो रस में जो अपने रस शास्त्र की या पारद की मेडिसिन को यूज करने में महारत हासिल किए हुए होते हैं, मतलब उसमें उनमें स्पेशलाइजेशन होता है रस शास्त्र में जिनका, ठीक है। तो न दोषाणाम न दूष्याणाम न रोगाणाम परीक्षणम न देशस्य न कालस्य कुर्याद रस चिकित्सक। यहाँ पे ये बता रखा है कि जो रस चिकित्सक है वो न तो दोष देखता है, न दुष्य देखता है, न रोग देखता है, न देश न काल देखता है, इन सब पे विचार नहीं करता। इतनी प्रभावी जो है इनकी औषधियाँ होती हैं, ठीक है। हाँ, इसका मतलब लेकिन ये बिल्कुल नहीं लेना है कि रस औषधि को अपने हिसाब से कभी भी किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। देश काल मात्रा, रोगी और रोग का बल, ये सब आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये होता है ना कि अपन थोड़ी सी मात्रा में अगर रस औषधि देते हैं तो वो ओवरऑल बहुत फास्ट एक्शन करती है। जैसे कि किसी को ज्वर हो रखा है, ठीक है, उसको नॉर्मल मेडिसिन असर नहीं कर पा रही है, तो थोड़ी सी रस औषधि दे दी, जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति रस दे दिया, आनंद भैरव रस दे दिया, तो वो ज्वर जो है जल्दी ख़त्म होता है, ठीक है। इतनी प्रभावी औषधि होती है यहाँ पे, इसका मतलब ये है, ठीक है। रस चिकित्सक की महत्ता बता रखी है कि जो रस चिकित्सक होता है वो श्रेष्ठ होता है। अब यहाँ पे बात है कि आप जब चरक संहिता पढ़ोगे तो वहाँ पे काय चिकित्सक को या काय चिकित्सा विभाग को श्रेष्ठ बताते हैं। जब आप सुश्रुत लेके बैठोगे तो वो क्या बताएंगे? शल्य इज़ द बेस्ट, यानी सर्जरी इज़ द बेस्ट। वैसे ही जो रस चिकित्सक होगा वो तो अपनी पैथी को, अपने जो तरीके हैं उनको श्रेष्ठ बताएगा, तो रस चिकित्सा को वो श्रेष्ठ बताएगा, रस चिकित्सक को वो श्रेष्ठ मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बस ये याद रखना है, रस शास्त्र में क्या बोला है? रस चिकित्सक श्रेष्ठ है। तो रस चिकित्सक की महत्ता की बात करें तो उत्तमो रस वैद्यस्तु मध्यमो मूलिकादिभि अधमः शास्त्र दाहाभ्याम इत्थम वैद्यस त्रिविधा मता। मतलब जो 3 प्रकार के वैद्य बताए, एक रस चिकित्सक, दूसरा जो अपने काष्ठ औषधियाँ देते हैं, चूर्ण वगैरह देते हैं, जो काढ़े देते हैं वो सब, और तीसरा अधम जो होते हैं वो सर्जन, जो शास्त्र दाह अग्नि कर्म करते हैं उनको जो है अधम माना गया, उनको निकृष्ट माना है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे रस औषधि का महत्व। रस औषधि का क्या महत्व होगा? अल्प मात्रोपयोजित्वात् अरुचि प्रसंगयेत क्षिप्रम आरोग्यम दायित्वात् औषधेभ्यो अधिको रस है। यानी कि इसमें क्या बता रखा है? अल्प मात्रा प्रयोजित्वात्, कि जो अल्प मात्रा में प्रयोजित होती है। अब रस जो औषधियाँ होती हैं उनकी मात्रा आपको पता है कितनी होती है? रत्ती मतलब मिलीग्राम में होती है। कोई तो ऐसी होती है जिनको 50-60 mg देनी होती है मात्रा पर पर्सन डोज, किसी में होती है 125 mg, किसी में 250 mg तक होती है, पर बहुत कम मात्रा होती है। कहने का मतलब ये 0.5 ग्राम से तो ज़्यादा शायद ही किसी की होती है, ठीक है। तो इतनी कम मात्रा में आपको जो है ये लेनी होती है रस औषधियाँ। ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेंगे तो वो फिर नोज़िया, वोमिटिंग या फिर कई मामलों में तो डेथ तक हो जाती है पेशेंट की, इसलिए ज़्यादा मात्रा में आप नहीं दे सकते। तो ये रस औषधियों का महत्व है कि कम मात्रा में भी वो बहुत कारगर होती है, ठीक है। एक नॉर्मल औषधियों की विशेषता अपन देखें तो उनकी क्या विशेषता है? अल्पस्यापि महार्थत्वम, यहाँ मैंने लिख नहीं रखा है पर मैं आपको बोल देता हूँ, आप सुन लो, ध्यान से सुनना। अल्पस्यापि महार्थत्वम प्रभुतस्याल्प कर्मताम कुर्यात संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति भी। यानी ऐसी औषधि जो न्यून मात्रा में होते हुए भी अधिक कर्म करने वाली होती है, मतलब अल्पस्यापि महार्थत्वम, कि अल्प मात्रा में होते हुए महाअर्थ को करने वाली होती है, यानी बहुत अधिक कर्म करने वाली होती है। प्रभुतस्याल्प कर्मता, प्रभुतस्याल्प कर्मता मतलब कि ऐसी औषधियाँ भी होती है जो ज़्यादा मात्रा में देते हैं फिर भी अल्प कर्म करने वाली होती है, यानी मृदु होती है, यानी जो ज़्यादा फास्ट एक्शन नहीं करती, आराम से, जो पेशेंट कमज़ोर है उनमें मृदु औषधियाँ देते हैं ना अपन, उस टाइप की। फिर कुर्यात संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति भी।
अब इन औषधियों को अपन कैसे यूज में लेते हैं? संयोग, विभाग और संस्कार द्वारा उचित काल में और युक्तिपूर्वक प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये औषध द्रव्य की विशिष्टता होगी। इसके अलावा एक श्लोक और आता है, वो आता है अल्प मात्रा महावेगम बहुदोष हरम सुखम लघु पाकम सुखास्वादम प्रीणनम व्याधिनाशनम। अल्प मात्रा महावेगम, कि जो अल्प मात्रा में भी महान वेग यानी महान कार्यों को करने वाली होती है। बहुदोष हरम सुखम, कि बहुत दोषों को हरने वाली होती है, मतलब जब दोष अधिक मात्रा में जाते हैं तो उनको भी हरने वाली होती है। इसके अलावा सुखम, अब मेडिसिन लेता है, जैसे किसी के फीवर है या फिर कोई भी बीमारी है, रक्तपित्त हो गया यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो गए, तो उसमें जब वो मेडिसिन लेता है उसके ब्लीडिंग रुकती है, उसके ज्वर शांत होता है, मतलब फीवर का वेग कम होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है, तो क्या होता है, पेशेंट को रिलैक्स महसूस होता है, रिलीफ महसूस होता है। अपने भी हुई है बीमारी, फीवर वगैरह तो बहुत कॉमन है, सबकी हुई होगी, तो तुम्हें पता है कि जब आप मेडिसिन लेते हो और आपका फीवर ख़त्म हो जाता है तो आपको कितना अच्छा फील होता है, नॉर्मल फील होता है। जब तक फीवर रहता है तब तक तो आप परेशान होते रहते हैं, हर बात पे चिड़चिड़ाहट होती है कि कोई बोल भी रहा है, क्यों बोल रहा है, परेशान होते हैं, ठीक है, बॉडी कमज़ोर हो जाती है, दर्द होता है। तो वो सब लक्षण जब कम होंगे तो ऑब्वियसली है कि है ना, पेशेंट को जो है रिलीफ महसूस होगा। तो सुखम। लघु पाकम, लघु पाकम से मतलब इजीली जो डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि आपने गोली ली और 10 घंटे तक वो डाइजेशन ही नहीं हो रहा, उसका वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही है, तो वैसी नहीं होती लघु पाकम। सुखा स्वादम, ऐसी भी नहीं हो जिसको लेते ही वोमिट कर दे पेशेंट, या फिर है ना ले ही ना पाए, कि जैसे कई पेशेंट होते हैं जिनको चूर्ण वगैरह लेने में दिक्कत होती है, उनको क्या है उल्टी हो जाती है, तो उनको फिर दूसरी फॉर्मुलेशन देते हैं, जैसे कि काढ़ा वगैरह हो गया, तो वो चीज़ है आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद क्या है, प्रीणनम व्याधिनाशनम, जो धातुओं को है वो नॉर्मल करे, नॉर्मलाइज करे, साम्य अवस्था में लाए। ठीक है, चरक भी ये कहते हैं, जो चरक संहिता है उसका क्या प्रयोजन है, धातु साम्यम। ठीक है, तो धातु साम्य करना है। फिर व्याधि नाशनम, अब जिस चीज़ के लिए अपन औषधि ले रहे हैं वो क्या है, व्याधि का नाश करना है, तो व्याधि नाशनम हो गया। फिर अविकारी च व्यापत्तौ, मतलब जो किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन न करे, व्यापत्ति मतलब कॉम्प्लिकेशन ना करे। ना अति ग्लानि करम चयत, कि जो ग्लानि मतलब जो है ना अंदर जो कमजोरी, वीकनेस, जनरलाइज वीकनेस ना करे जो दवाई। ठीक है, गंध वर्ण रसोपेतम विद्यान मात्रा व दोषदम, कि जिसका गंध वर्ण वो क्या है एकदम सही हो, दिखने में भी ठीक ठाक हो, मेडिसिन लेने में ठीक हो, उसकी जो स्मेल हो वो बहुत ज़्यादा बेकार नहीं हो। कई बार क्या होता है, स्मेल से ही उल्टी का सामान होने लग जाता है पेशेंट को, तो वो वैसी ना हो। और विद्यान मात्रा व दोषदम, उस औषधि का प्रयोग भी मात्रा पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको औषध का महत्व, रसौषधियों का महत्व, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब अपन सलेबस की बात करते हैं। ठीक है, तो सलेबस में क्या है, सबसे पहले रसशास्त्र के सलेबस की बात करते हैं। तो इसमें मैं सलेबस आप एक बार पढ़ लेना, मैं तो आपको एक बार बेसिक नॉर्मली बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है जिसमें रसशास्त्र की परिभाषा, रसशास्त्र का इतिहास और रसशास्त्र से रिलेटेड जो प्रमुख ग्रंथ वगैरह हैं उनके बारे में बता रखा है। फिर इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है रसेश्वर दर्शन। ठीक है, रसेश्वर दर्शन जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, जैसे राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, वहाँ तो ये पहले पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, पहले पॉइंट से बहुत कम क्वेश्चन, जैसे रसशाला का ज़रूर एक क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाता है कि रसशाला निर्माण की विधि बताओ, उसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। बाकी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी होगी या ऐसे यूपी की यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पर रसेश्वर दर्शन का एक क्वेश्चन आता रहता है 5 या 10 नंबर में, तो वो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रसेश्वर दर्शन और रसशाला ये पहले पॉइंट से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है परिभाषा, प्रकरण या टेक्निकल टर्म जो यहाँ पे यूज होती हैं, जिन यूनिवर्सिटीज़ में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वहाँ इसमें से बहुत ज़रूर एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आवापन, निर्वापन पूछ लिया, या फिर द्रुति पूछ ली कि द्रुति के लक्षण बताओ। इसके अलावा यहाँ पे जो भी अपने अमृतीकरण, मारण, शोधन, इनकी परिभाषाएं पूछ ली, 2 नंबर लायक क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, कई बार 5 नंबर में भी आ जाते हैं जब इनमें से 2-3 चीज़ें एक साथ पूछ लेते हैं। फिर द्रव्य वर्ग, द्रव्य वर्ग में जैसे आप थोड़ा बहुत तो डीजी में भी पढ़ेंगे, मिश्रक गण में, बाकी यहाँ पे भी हैं, जैसे लवण पंचक हो गया, रक्त वर्ग हो गया। ठीक है, इसके अलावा मित्र पंचक हो गया और ये पंचमृति का। ठीक है, ये सब जो है द्रव्य वर्ग में अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यंत्र उपकरणों के बारे में अपन बात करेंगे, कौन कौन से यंत्र उपकरण फॉर्मुलेशन बनाने में काम आते हैं। ठीक है, बालू का यंत्र हो गया, पुट यंत्र हो गया, भूधर यंत्र हो गया। इसके अलावा
अपने खल्व यंत्र हो गया, ठीक है। ऐसे जो यंत्र हैं जिनके द्वारा अपन ये योग बनाते हैं, उन सभी यंत्रों का वर्णन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 5वें पॉइंट में मूषा या क्रूसिबल का वर्णन है। जैसे कि हैवी मेटल्स हैं, उनकी जब अपन भस्म बनाते हैं तो भस्म बनाने वाले जो पात्र होते हैं उनको अपन मूषा बोलते हैं, ठीक है। तो मूषा का वर्णन जो है अपन पढ़ेंगे। फिर उसके क्रूसिबल जिसको आज मॉडर्न में अपन बोलते हैं। फिर संधि बंधन, संधि बंधन या मुद्रा और संधि बंधन जो है अपने ढक्कन की तरह अपन ले सकते हैं। मुद्रा मतलब ढक्कन, जो मूषा को ढकने के काम आता है, उस ढक्कन को अपन क्या बोलते हैं, मुद्रा। इसके अलावा संधि बंधन, संधि बंधन मतलब पैकिंग करते हैं। जब पुट पाक अपन आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, पैकिंग करनी होती है अच्छे से, तो पैकिंग करने के लिए अपन उसको संधि बंधन करते हैं। तो वो चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये बॉस क्या बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, टेंशन मत लो, जब अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, आपको सब बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद भी रहेगा, ठीक है। अभी के लिए मैं सिर्फ सिलेबस को ब्रीफ में बता रहा हूँ कि आप क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या आ सकते हैं, किस पॉइंट से कितने नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। जैसे पहले पॉइंट से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर में रसेश्वर दर्शन और रसशाला आता है। दूसरे पॉइंट से 2-2 नंबर की परिभाषाएं पूछी जा सकती है। तीसरे पॉइंट से 2 नंबर में पूछ लिया भाई पंच पित्त पंचक पूछ लिए, या फिर अम्ल वर्ग के नाम बताओ, 2 नंबर में ऐसे पूछ लिया। 5 नंबर में कोई भी एक यंत्र पूछ लेगा, मॉडर्न का या आयुर्वेद का जो भी है, ठीक है। फिर 5 मूषा वाला पॉइंट 5 नंबर में आ गया कि मूषा का वर्णन करो। 6ठे नंबर में जो अपने कोष्ठी अंगार कोष्ठी होगी, यानी जो अपने भट्टियाँ हो गई, उनका वर्णन आ जाता है कि कौन कौन सी 3 प्रकार की भट्टियाँ, अंगार कोष्ठी, गार कोष्ठी, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन वो आ जाता है। फिर उसके बाद मॉडर्न जो है, हीटिंग मफर मेंटल, इंडक्शन स्टोव, गैस स्टोव, इन पर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हॉट प्लेट का एक बार 5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। हीटिंग मेंटल, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर में। तो ये 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पुट पुट का क्वेश्चन 10 नंबर में आता है जनरली, बाकी कई बार नहीं भी आता है किसी किसी साल, तो ये ऐसा है। फिर उसके बाद आगे पारद वर्णन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पारद पे एक बड़ा क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो पारद का जो है डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स है ना, ठीक है। इसके अलावा उसके जो हैं आर्टिफिशियल मतलब सोर्स ऑफ पारद हो गया, अपने हिंगुलोत पारद हो गया, पारद के प्रकार, उसके संस्कार, ठीक है। पारद के मारण मूर्छन, ठीक है, उनकी डिटेल अपन पढ़ेंगे। पारद का जारण पढ़ेंगे, कज्जली निर्माण, ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे पारद के डिस्क्रिप्शन में, पारद की डिटेल में जब अपन पढ़ेंगे। फिर जो है आप कोई भी ड्रग बनती है तो उसके कुछ नियम होते हैं बनाने के। जैसे गवर्नमेंट कुछ रूल्स लाती है, जैसे उनका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है, उनका क्वालिटी चेकअप होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो उससे रिलेटेड जो नियम होते हैं उनके बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन जो पढ़ेंगे महारस, उपरस, साधारण रस, धातु, रत्न, उपरत्न, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग, इन सब की जो है अपन डिटेल से स्टडी अपन आगे करेंगे। जैसे महारस 8 हैं, उपरस 8 है, साधारण रस 8 हैं, ठीक है। इसके अलावा धातुएं 9 हैं, रत्न 9 हैं। फिर उपरत्न अलग अलग माने हैं, किसी ने 4 माने हैं, किसी ने अपने, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने 10 द्रव्यों को उपरत्न की संज्ञा दी है, तो 10 हो गए इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अलग अलग आचार्यों ने, किसी ने 15 माने हैं, इस तरह से है। फिर उसके बाद क्या आ गया, सुधा वर्ग से हो गए, ठीक है। सिक्ता वर्ग हो गया, सिक्ता 7 है, ठीक है। शार वर्ग हो गया, शार द्वय भी होता है, शार त्रय होता है, शार पंचक होता है, शार अष्टक होता है, तो वैसे। फिर उसके बाद कुछ अलग अलग कुछ अलग अलग द्रव्यों का वर्णन हो रहा है। मंडूर हो गया, बोल हो गया, ठीक है, कस्तूरी हो गया, भूनाग हो गया, इन सब का वर्णन अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर विष उपविष का वर्णन पढ़ेंगे कि टॉक्सिन्स जितने भी हैं उन सब का डिटेल में वर्णन, उनके शोधन वगैरह थोड़ा बहुत अपन देखेंगे। फिर उसके बाद अपना जो है अगला पॉइंट फार्मेको विजिलेंस, कि फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड ही है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो अपना है रसशास्त्र का 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का डिवीज़न 2 पार्ट में किया है। एक में जनरल इतिहास हो गया, और रसशास्त्र में काम आने वाले यंत्र उपकरण हो गए, और पारद हो गया। ये शुरुआती 50 नंबर का, ठीक है। अगले 50 नंबर में महारस, उपरस, साधारण रस, रत्न, उपरत्न, ठीक है, इन सब का जो है डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। शार वर्ग, विष उपविष हो गया। इसके अलावा फार्मेको विजिलेंस, ये भी 10 नंबर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फार्मेको विजिलेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अपन डिटेल में स्टडी करेंगे।
ठीक है, रसशास्त्र का आपको सिलेबस समझ में आ गया। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ रसशास्त्र आपको पढ़नी कैसी है। सब कुछ पढ़ने जाओगे तो सब भूल जाओगे। आपको इसमें चार्ट मेथड सबसे ज़्यादा मेरे को सूटेबल लगा, मैंने भी वही अपनाया, मैंने अपने जूनियर्स को भी वही सिखाया, उन्होंने भी वही अपनाया और उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ। 85% टॉपर के बने मेरे जूनियर के, ठीक है। तो फ़ायदा होता है इस चीज़ का, ये चीज़ आप लिख के ले लेना, ठीक है। तो चार्ट से पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। चार्ट कैसे बनाना है मैं आपको इस जो पेड क्लासेस होंगे उसमें बता दूंगा। बाकी जो पेड नहीं भी पढ़ना चाहेंगे उनको भी मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एज ए सीनियर मैं उनको अभी गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो रसशास्त्र कैसे पढ़नी है, चार्ट बना के। चार्ट किसका बनाना है, जो महारस वाला जो हाफ पार्ट है उनमें सब में जैसे 8 महारस है तो एक के नीचे एक 8 के नाम लिख दिए। फिर चार्ट में कैसा बनाना है, पहली टेबल उनके पर्याय की, दूसरी टेबल किसी का कोई मॉडर्न नाम है, मॉडर्न रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला है वो लिख लिया। फिर उसके बाद उसका शोधन, मारण, अम्लतीकरण, सत्वपातन लिख लिया। फिर उसके बाद उसकी मात्रा लिख ली, औषध मात्रा। फिर उससे जो रिलेटेड योग है और फिर लास्ट में उसके जो किन किन डिजीज़ में उसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, वो सब चीज़ें एक चार्ट के रूप में आप बना लो। आप फिर वो चार्ट ही पढ़ो, बस वही आपके काम का है। बाकी तो रामायण तो खूब लिखी, जिसको हाँ आपको जिसको मेडिसिन की अच्छी वाली नॉलेज लेनी है, डीप नॉलेज लेनी है, वो बुक ज़रूर पढ़े। बाकी वो चार्ट आपको अच्छे नंबरों से पास कराने के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। पारद है, पारद में अष्ट संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत पूछा जाता है। पारद की जारना मूर्छना, ये 10 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पारद के 25 बंद है। जनरली मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर में देखा नहीं है, फिर भी क्वेश्चन अगर आता है तो 5 नंबर में उनके नाम पूछ लेते हैं, पारद के 25 बंदों के नाम बताओ। तो ऐसे करके आपको रसशास्त्र पढ़नी है, ठीक है। शुरुआत अभी से करेंगे। और रटने की सब्जेक्ट इसलिए बन जाती है क्यों, सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकली नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है। सारी चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाती, बेसिक छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे गंधक का शोधन हो गया, अभ्रक का शोधन हो गया, ये ज़रूर आप देखे हुए होते हैं। बाकी जो योग होते हैं बड़े बड़े, त्रिभुवन कीर्ति हो गया, या आनंद भैरव हो गया, ये क्या है कि इनके प्रोसीजर बहुत महंगे होते हैं। कई जगह जहाँ पे फार्मेसी खुद की है हॉस्पिटलों की, वहाँ तो फिर भी एक बार को सीखने को मिल जाए, पर जहाँ फार्मेसी नहीं है तो वो बच्चे तो कैसे सीखेंगे। इसलिए रटने का सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसको ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। अब अपन वैशज्य कल्पना के सिलेबस की बात करेंगे। अभी वापस ज्वाइन करना, ठीक है, क्लास अभी बीच में रुक जाएगी तो वापस ज्वाइन करना है आपको, है ना। फिर वैशज्य कल्पना के सिलेबस की बात करेंगे, थोड़ा बहुत पेड क्लास के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उनकी बात करेंगे, फिर अपन क्लास एंड करेंगे, ठीक है।